तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्या था कि जो आज की हमारी जो दुनिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 500 साल पहले, 600 साल पहले, इवन 300 साल पहले। पहले के टाइम पे कंट्री नहीं होती थी। पहले के टाइम पे जो था वो क्या था, पहले राज होते थे, पहले कंट्रियां नहीं होती थी, पहले किंगडम्स होते थे। जैसे आपने देखा यूनाइटेड किंगडम है जो, तो यूनाइटेड किंगडम वो पहले बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा किंगडम था, जिसमें कनाडा भी आ जाता था। जैसे जो अभी अभी है वो तो है ही, और आयरलैंड भी है, उसमें कनाडा भी था, उसमें केनिया भी था, उसमें फ़लस्तीन था, इंडिया था, जो पाकिस्तान है पाकिस्तान था, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे उसमें थे पहले। वैसे फ्रेंच किंगडम बहुत बड़ा था पहले, बहुत अलग अलग वो जगह पर राज थे उनका। वियतनाम में राज था उनका, वैसे इटली का था, पोर्तुगल्स का था। तो पहले क्या था, किंगडम्स थे। फिर एक और जो, अगर किसी हिस्ट्री में अगर किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा रेवेज किया है यूरोप में, तो वो है पोलैंड। पोलैंड बहुत कम टाइम के लिए खुद का कंट्री है, वो हमेशा किसी ना दूसरे फॉरेन किंगडम के अंडर में रहता था। जैसे अब हम लोग बात करें ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर की बात करें, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में जो ऑस्ट्रिया थी वो मतलब डोमिनेंट थी, और जो हंगरी थी उसकी वो उसके अंडर में थी हंगरी। उसके अंदर आपके और बल्कन स्टेट थे। अगर हम लोग ऑटोमन एम्पायर की बात करें, तो ऑटोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसमें बहुत डिफरेंट रिलीजन के लोग, बहुत डिफरेंट रेस के लोग रहते थे उसमें। जैसे नॉर्थ अफ्रीका पर उसका कब्जा था ऑटोमन का, सऊदी अरेबिया, आपका जो इराक है, आपके जो बल्कन स्टेट्स हैं जैसे अल्बानिया है, सर्बिया है, मोंटेगोरो है, ग्रीस है, इन सब पे पहले ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। ऑटोमन एम्पायर जो फिर टूटते टूटते लास्ट में बचा टर्की। तो पहले बहुत अलग अलग टाइप के एम्पायर्स होते थे। फिर बाद में क्या हुआ, फिर सब में जो यूरोप में, बेसिकली यूरोप में लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे फिर नेशनलिज्म होगा कि हमको अब आज़ाद होना है, हमको अपना फ्यूचर खुद डिटरमाइन करना है। उस चक्कर में लोगों ने देश बनाने के लिए, खुद के देश बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्राइव किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है 1848 में। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, देखिए इसमें क्या होता है, यूएसए ऑलरेडी जा चुका होता है, स्विट्जरलैंड यहाँ आ गया है, जर्मनी आ रहे हैं, इटली पीछे पीछे है। तो वो ये दिखा रहे हैं कि जो ऊपर है, ऊपर जीसस क्राइस्ट का दिखाया हुआ है, देखो ये दिखा है, क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पर ह्यूमंस हैं और एंजल्स हैं, और यहाँ पर ट्रेन ऑफ पीपल है। कि किस तरीके से कि भगवान ने भी ये दुनिया को डिफरेंट कंट्री के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। डिफरेंट जो लोग हैं वो उनके ऊपर दिया हुआ है कि वो खुद की अपनी तकदीर बनाए। देखिए आगे देखते हैं। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as then called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. आप लोग बताते हैं जो यूएस में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है वो फ्रांस ने दी थी। इसमें क्या दिखा रहे हैं, फिर से वही जो मैंने बोला था उसमें वही लिखा हुआ है कि यूरोप और अमेरिका के लोग बहुत लंबे मतलब मार्च कर रहे हैं, और ये होमेज का मतलब सलामी को देना होता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को।
As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. जैसे आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ा था उसमें पर्सोनिफाई किया था, जब ये पर्सोनिफाइड क्या है, ये है आपका फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होगा जो कोई नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग से हम जब कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफाइड किया लिबर्टी को, किस चीज़ को किया? लिबर्टी को किया। किससे किया? फीमेल फिगर से। अब क्या था, इस बहुत पहले ज़्यादातर जो औरतें होती थी उनको पहले फर्नीचर की तरह ही ट्रीट करते थे, थिंग्स की तरह ट्रीट करते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। उनको ये सोचा जाता था कि जैसे आप लोगों ने एक बहुत फेमस डायलॉग भी है कि 3 चीज़ें होती हैं, जर, जमीन और जोरू। जर मीन्स गोल्ड, ज्वेलरी, जमीन मतलब पता ही है आपको, लैंड, और जोरू मीन्स वाइफ। तो ये 3 चीज़ें प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई भी चीज़, यू हैव थिंग्स। तो उस टाइम जो था कि जो उनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, वो कुछ कर नहीं पाती थी औरतें। तो इसमें यही दिखाया है, इसमें ये क्या दिखाया है कि किस तरीके से वो अपनी बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ रही हैं। इसीलिए लिबर्टी दिखाया गया क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे जो लोग थे वो एक तरह से गुलाम टाइप के थे। जो कॉमन वर्ड था सर्फ। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपका एक राजा है, राजा के अंडर होते थे गवर्नर्स या कैंटोन या लॉर्ड्स। वो डिफरेंट राज्य को कंट्रोल करते थे। अब वो जो डिफरेंट राज्य थे, डिफरेंट जगह थे, उनको जो कंट्रोल करते थे, उसमें जो लोग उनके यहाँ रहते थे वो उनके सर्फ थे। अब क्या होता था, जैसे कोई भी जो लॉर्ड है, उसके जो लोग रह रहे हैं उसके लिए खेती कर रहे हैं, तो अब खेती कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो भी वो उगाएंगे वो लॉर्ड्स के पास जाता था, बहुत कम रहता था जो सर्फ के पास रहता था। और ऐसा भी होता था कि जैसे मान लीजिए आप एक सिटी में दूसरी सिटी से आप जा नहीं सकते हैं, तो पूरी ज़िंदगी एक इंसान की उसी एक विलेज में या एक टाउन में निकल जाती थी, कोई फ्रीडम नहीं था। तो इसीलिए जो लिबर्टी को हमने फीमेल फिगर से जो ये पर्सोनिफाई किया जा रहा है, वो इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो एक तरह से गुलाम की लाइफ जीती थी। उनके पास कुछ था नहीं, कोई राइट्स नहीं थे। अब उस टाइम का जो वक्त था, अगर किंग जो था वो था एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मतलब जो वो बोल देगा वो मानना पड़ेगा। उसने मान लो ऐसे कहीं जा रहा है और कोई उसे पसंद नहीं आया, उसको बोला उसे पकड़ लो, तो सैनिक लोग उसे पकड़ लेंगे, कहते पेड़ पे टांग दो तो पेड़ पे टांग देंगे, कत्ल कर दो इसका तो कत्ल कर देंगे, क्योंकि सब लोग उसके सब्जेक्ट्स होते थे, उसके अधीन थे राजा के। जैसे आज हम लोग सब्जेक्ट नहीं अपने प्राइम मिनिस्टर के, आज हम लोग सिटीजन हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे लोग सब्जेक्ट्स होते थे। तो अब जो है वक्त बहुत बदल गया, पहले के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब इसी उसमें आप देखिए, उसमें एक हाथ में क्या थी, टॉर्च थी, मतलब मशाल थी। वो ये दिखा रहे कि ये हम लोग जो अंधकार के जो टनल में जा रहे हैं, जो अंधकार के टनल में जा रहे हैं, उसमें ये लाइट का सोर्स दिखा रहे हैं कि ये हम लोग उसे उजाला करते हुए निकल रहे हैं। और बगल में क्या था उसके पास, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, कि जो आदमी है उसके जो राइट्स हैं वो,
अभी भी इसमें भी औरतों का कोई राइट्स नहीं दिया गया है, इसमें भी इसलिए चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन जो दिया हुआ है वो मैन को, आदमी को राइट्स दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। जैसे मैंने बोला एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब कि मतलब पूरी पूरी पावर किसके पास है, राजा के पास है। और ये सेंट्रलाइज्ड रहता है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या रहता है कि पूरी के पूरा जो पावर है वो, जैसे मान लीजिए फ्रांस की बात करें तो पेरिस में होगा, इंडिया की बात करें तो दिल्ली पे होगा। लेकिन इंडिया जो है ये इस वक्त फेडरल सिस्टम है। फेडरल का मतलब क्या होता है, जहां पर डिवाइड कर दिया जाता है कंट्री को स्टेट्स में। जैसे यूएसए है, यूएसए भी फेडरल सिस्टम है, वहां पर भी क्या किया है, स्टेट में डिवाइड कर दिया है। तो स्टेट बहुत पावरफुल होती है। आगे क्या दिया है, ये यूटोपियन। तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सॉरी मैं मोर प्रिसाइज, वो चाइना हो जाएगी। जैसे बीजिंग ही सब कुछ कंट्रोल करती है, माइक्रो मैनेज करती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में बहुत ज़्यादा आज़ादी है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है स्टेट के पास, इवन डिस्ट्रिक्ट के पास, पंचायत के पास, कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, यूटोपिया का मतलब है एक आइडियल सोसाइटी, जैसे जन्नत, हेवन, कि उस तरीके से सोसाइटी हम लोग चाहते हैं कि वैसी एग्जिस्ट करे। तो अब यहां पर हाँ, ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie in shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Sorio's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. उसमें क्या किया, सोरियो का यूटोपियन विजन क्या था, कि आइडियल क्या था, कि जो दुनिया है वो डिफरेंट नेशंस में डिवाइड हो जाए, जिसको आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग उनके फ्लैग से और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were literally nation states. तो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड को मिल गई थी आज़ादी। रेवोल्यूशन वॉर हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसकी वजह से वो आज़ाद हो गया था यूके से। 13 कॉलोनीज थी जो आज़ाद हो पाई थी। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, जो रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर था उससे आइडेंटिफाई किया जा रहा था, हैज़ जस्ट रीच द स्टेच्यू, वो जस्ट पहुंचा वो स्टेच्यू के पास। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी। जब ये बनाया था तो जर्मनी का नाम कुछ था ही नहीं उस टाइम, कुछ ऐसा था नहीं, वो बहुत छोटे छोटे कैंटोन्स में, बहुत छोटी छोटी सिटीज़ में डिवाइड था जर्मनी। Bearing the black, red and gold flag. Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a national state under a democratic constitutions. जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम जर्मनी कोई कंट्री नहीं था, बस उन लोगों का जो लिबरल लोग थे उनका एक आइडिया था कि हम लोग इन सारे के सारे जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, जो सारी जो सिटीज़ हैं, कैंटोन्स हैं, उनको हम लोग क्या करें, एक साथ जोड़ें और एक जर्मनी कंट्री बनाएं। उसी स्टाइल में, उसी की मतलब वो मिरर इमेज थी आपकी इटली। इटली में भी ऐसे ही था, वहाँ पर भी बहुत डिफरेंट सिटीज़ में, स्टेट्स में डिवाइड था। जैसे टू किंगडम ऑफ सिसिलीज, वेनिस, रोम, ये डिफरेंट थे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब यहाँ पर जो ये कंट्रीज, इसमें इन्होंने ऐसे वो मार्च जो कर रहे हैं उसमें दिखाया किस तरह से कि ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग, लंबार्डी के लोग, पोलैंड के लोग, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग मार्च कर रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब तो भाईचारा अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट हैं, ऊपर से देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ के सेंट लोग देख रहे हैं, किस तरह से एंजल्स लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं कि लोगों को मार्च करते हुए।
ये पूरी की पूरी जो फोटो है वो भाईचारा दिखाया है, फ्रेटर्निटी मतलब तो ब्रदरहुड, ये भाईचारा दिखाया है अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. अब क्या हुआ, ये चलते चलते जब ये आपका ये सेंचुरी जब ख़त्म हो रही थी, जो ये मल्टीनेशनल डायनेस्टी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, वो बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ पे कब्ज़ा किए हुए था. ये सब फिर टूट के फिर ये नेशन स्टेट्स बने थे. द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. बहुत टाइम लग से ये चल रहा था कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है. सॉवरेन का मतलब होता है खुद का राज. रेन का मतलब होता है रूल, REIGN. रेन का मतलब क्या होता है, रूल. और सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सेल्फ. तो सेल्फ रूल वो चाहते थे कि डिफरेंट कंट्रीज बन पाए जिसके सेल्फ लोग उन पर राज कर पाए. बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल. इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल. ये सिर्फ बहुत वक्त लग गया इसको फोर्ज करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा, बहुत ज़्यादा सफ़र हुए लोग. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म कैम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप. इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने सफ़र किया था वो नेशन स्टेट्स बनाने के लिए, तो कैसे वो लोग आगे बढ़े. चलिए आगे देखते हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. सभी लोगों ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी. नोबल्स, आपके क्लर्जी और पूरा कॉमन फोक जो 3rd स्टेट था. जिसमें से जो पहले 2 स्टेट थे, क्लर्जी और आपके नोबल्स, वो टैक्सेस नहीं देते थे. तो टैक्स कौन देता थे, 3rd स्टेट वाले देते थे. जो कि 3rd स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन थी 90%, और उनके पास जो लैंड था वो सिर्फ था 40% फ्रांस का, जबकि 60% लैंड इन 20% लोगों के पास था. तो बहुत डिफिकल्ट था 90% पॉपुलेशन के लिए जीना. तो नोबल्स की लाइफ उस टाइम बहुत ज़्यादा आसान थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी में रहते थे और वो कोई काम नहीं करते थे. और उस टाइम ये भी था कि नोबल्स को कोई काम करने के लिए उनके पास भी राइट्स नहीं थे, वो कोई काम कर भी नहीं सकते थे. उनको बस ये था कि आप अपना लैंड देखिए, जब वॉर हो तो राजा को के लिए प्लेज करें कि अपनी फौज के लिए, बाकी आपको सिर्फ आराम करना है, आपको कुछ नहीं करना है, लोग आपके लिए काम करेंगे. आई नो बहुत ज़्यादा ये पार्शियल वर्ल्ड था उस टाइम. तो फिर क्या हुआ, जैसे जो स्टेपल फूड था वो क्या था उनका, ब्रेड. ब्रेड कहाँ से आता, वीट से आता है. उस टाइम जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला था तो जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी, जो जिसने स्टार्ट किया, वो था प्रिंट कल्चर. तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के वजह से क्या हुआ, लोग अपने अपने आइडियाज़ खूब ज़्यादा बांटने लगे, स्प्रेड करने लगे. क्योंकि उससे पहले जो कोई भी एक बुक थी, जैसे आज आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हैं कि जो बुक्स हैं आपकी 100 रुपीज़ में मिल जाती है, आपको 50 रुपये में मिल जाती है आपको. पहले के टाइम पे 2.5-3 लाख रुपए लगते थे एक बुक पाने के लिए, क्योंकि वो पहले जो थी वो हैंड रिटन थी और उनकी जो उस टाइम जो लिटरेसी रेट थी वो भी मुश्किल से 10% भी नहीं होती थी. आप इतने कम पढ़े लिखे लोग होंगे और हैंड रिटन होगा तो किस तरह से आपकी बुक्स मिलेंगी. लेकिन बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई, तो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने की वजह से जो बुक्स हैं वो बहुत चीप हो गई. हर कोई अपने आइडियाज़ को छापने लगा और वो स्प्रेड होने लगे. तो उसमें लिबर्टी का बहुत ज़्यादा रोल है कि सब लोग ये सोचने लगे कि ये जो राजा लोग हैं, ये जो नोबल्स लोग हैं, जो क्लर्जी लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा
करप्ट भी हैं और अपना बहुत फ़ायदा उठाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं हैं। और हम लोग इतना क्यों सफ़र करते हैं? तो ये हर सबके भावना में ये फैलने लगा। तो जो पहला जो कोर्स था वो था आपका प्रिंटिंग प्रेस, कि आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे पूरे दुनिया में। जो सेकंड था वो था, उस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। जैसे आपको मैंने बताया, जो ब्रेड है वो स्टेपल फूड है उनका, और जो ब्रेड है वो वीट से बनता है, और जो वीट है उसके जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ का वो होता है 17 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रांस में जो समर के टाइम पे ये हो जाता है, लेकिन जब विंटर आता है तो विंटर के टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, और वहाँ पे वीट नहीं उग पाता। जैसे इंडिया में उल्टा है, हमारे यहाँ पर वीट हम लोग बेसिकली अब विंटर में उगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का विंटर का जो टेम्परेचर है वो इतना ही गिरता है, 15 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्थ इंडिया में जाता है। उसी के वजह से बर्फ़बारी होने के वजह से वहाँ पर 3 साल तक लगातार हुई, बहुत ज़्यादा हुई, तो उनके यहाँ पर बहुत कम खेती हो पाई। इतना कम उनके यहाँ पर अगर फसल हो पाई, एग्रीकल्चर हो पाया, तो वहाँ पर वीट कम होने के वजह से जो सप्लाई ऑफ वीट बहुत कम हो गई, तो सप्लाई ऑफ वीट कम होने की वजह से सप्लाई ऑफ ब्रेड बहुत कम हो गया। अब सप्लाई ऑफ ब्रेड कम होने के वजह से हुआ क्या कि लोगों के होर्ड करने लगे लोग, और कई लोग इस पे मतलब बिजनेस करने लगे। होल्ड कर लिया तो क्या होगा, प्राइस और बढ़ जाएगा। तो जैसे मान लो आपको 1 फ्रैंक का 1 फ्रैंक का एक ब्रेड था, तो ये बड़े 10-10 12-12 फ्रैंक का हो गया, जबकि उस टाइम पॉपुलेशन बहुत पुअर थी। इतनी ज़्यादा दिक्कतों की वजह से और इतने लंबी लंबी लाइन लगाते थे, और सबसे ज़्यादा जो लाइन लगा देते थे वो लगाती थी औरतें, क्योंकि जैसे कोई सिटी है तो जो कई बार ऐसे आदमी लोग मिलिट्री में जॉब कर रहे हैं, कोई आर्टिजन है, कोई कुछ है, तो अपने जॉब में चले गए, तो ब्रेड की लाइन पे कौन लगा हुआ है, औरतें लगी हुई हैं। और उसमें भी उनको कई बार ऐसे रूमर्स उड़ा देते थे लोग कि बेकर ने ऐसा कर दिया, बेकर ने वो कर दिया, ये कर दिया, तो वहाँ पर रायट्स होने लगे थे। रायट्स होने के वजह से और ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से, और जिस तरह से आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे, तो लोगों में गुस्सा बहुत हो रहा था। और वहाँ पर फिर एक रूमर उड़ी कि जो राजा है वो अपनी आर्मी को भेजकर अभी खेती को आग लगाने वाला है। इसका कोई कभी प्रूफ नहीं मिला कि ऐसा कभी होने वाला था, लेकिन ऐसा रूमर्स उड़े, जिसके वजह से लोगों ने अपने अपने पिचफोर्क उठा लिए। पिचफोर्क मतलब जो खेती में यूज़ करते हैं, जो फोर्क होता है उसको बहुत बड़ा कर दो, उसे पिचफोर्क बोलते हैं। और तलवारें वलवार लेकर पहुंच गए, डंडे डंडे लेकर पहुंच गए, अपने लॉर्ड्स को मारा, वो लॉर्ड दूसरी जगह भाग गया। फिर वहाँ से वो लोग मस्कीटर्स को लेकर आए। मस्कीटर्स मतलब सोल्जर्स को, जो मस्कीट लेकर आएंगे, और लोगों ने क्या, फिर गोली वोली चला दी, लोग मर गए। तो फिर और गुस्सा बढ़ा, और फिर यहाँ से फिर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। इसके बारे में हम लोग फिर और अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।